स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सीधे लिए चल रही हैं आपको भोपाल राजधानी में नारायणी नमः कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मंच पर बबीता फोगाट मौजूद है। हमारे पास कोई चांस ही नहीं था सर। एक चीज और मैं बताना चाहूँ कि इतनी मेहनत करवाते थे मेरे पापा। अगर मुझे लगता है कि कहीं किसी और कोच के पास ये ट्रेनिंग कर रहे होते या किसी और अखाड़े में होते तो हम छोड़ के घर वापिस आ जाते, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चांस ही नहीं था। घर से जाए तो जाए कहाँ, घर में भी कुश्ती, जो आपने अभी पूछा सर कि घर में कैसा माहौल रहता, पूरे टाइम कुश्ती का। मतलब ऐसे लगता था कि हम 24 घंटे कुश्ती जी रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी था। खाने पे भी कुश्ती की बातें, सोने पे भी कुश्ती की बातें, उठते भी, सोते भी, चलते हुए भी हर टाइम वो कुश्ती ही दिखाई देती थी। और वो कुश्ती दिखाई दी, वो माहौल जो बना रहा, उससे बहुत जल्दी रिजल्ट में भी बहुत हमें इंप्रूवमेंट मिली और बहुत जल्दी बहुत सी चीजें हम सीख गए। कभी ऐसा होता था कि कुछ सामान यहां से वहां रखना हो तो दिमाग में यह आता कि इसको किस दाव से उधर पहुंचाएगा? बिल्कुल सर। कभी कभार बोतल रखी होती थी गांव में, जैसे लोग फैंटा और ये सब चीज जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो बोतल रख के कभी कभार उसको भी टेकनी लगा देते थे पैर से, क्योंकि पैर से अंटी या पैर लगा के दांव लगाते हैं, तो कभी कभार उसको भी दांव लगा देते थे। ये वास्तविकता है सर, कि उसके साथ हम खेलते भी, टेक्निक भी लगाते हुए चलते थे। चलते चलते भी मूवमेंट, मतलब आप देखेंगे रेसलर को और जो बॉक्सर होते हैं वो चलते चलते मूवमेंट में रहते हैं। आप अभी भी देखेंगे तो हम बैठे बैठे भी अभी भी मतलब कंधे ऐसे या गर्दन ऐसे वैसे चलती रहेगी। जैसे आप लोग कुश्ती देखेंगे तो आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी कि इसको बच गया, अरे ये तो ऐसे टेक्निक लगी, तो वो बॉडी मूवमेंट जो करती है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो कुश्ती समा जाती है। मुझे भी अभी लग रहा था कि जब मंच पर आप आएंगे तो कहीं ऐसे ना आ जाए। ऐसा तो नहीं है, आ जाए सर, लेकिन वो क्या है कि रम गई है अब खून खून के अंदर वो चीज, इसलिए वो चीज चाहकर भी हमें भी नहीं पता चलता वो कब उस मूवमेंट में घुस जाते हैं। समर्पण बहुत जरूरी है, खुद को दांव पर लगाना होता है। जी बिल्कुल। बात की अपने परिवार से हम लोग बात करें, जैसे आपने बताया कि हमारे साथ कुछ लड़कियां थी जिनको अगर मौका मिलता या उनके पेरेंट्स अलाउ करते तो वो और ऊंचे मकाम पर होती हैं। अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं। लगता है कि एक टैलेंट सर्च की जरूरत है अलग अलग खेलों के लिए, सिर्फ रेसलिंग के लिए नहीं, हर उस खेल के लिए जिसमें खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टैलेंट की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। उसको पहचानने की जरूरत है और उनको सही मौके देने की जरूरत है और सही प्लेटफॉर्म और सही दिशा देने की जरूरत है। जो जिन बच्चों को हमने निकाल के और अच्छी उनको एक नई दिशा दे दी और एक अच्छा मार्ग उनको दे दिया, तो वो टैलेंट अपना दिखा सकते हैं। और जो टैलेंट दिखा नहीं सकते बल्कि देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हमने देखे हैं। लेकिन हमें ग्राउंड पे जाके वो चीजें खुद देखनी होगी, समझनी होगी और जाननी होगी। उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ग्राउंड पे जाके हमें उन चीजों को महसूस करना पड़ेगा, आप तभी वो काम उसी तरीके से कर सकते हैं। जब तक अब मान लो कि खाना हम किचन में बनाने चले गए, हमें किचन का यही नहीं पता कि दाल, रोटी और क्या नाम है, घी कहाँ पे रखा है, हल्दी नमक कहाँ पे रखा है, हम जाके बताएंगे यहाँ पे ये हल्दी है, ये ऐसे है, उसको तड़का लगाना सिखाएंगे, ऐसे बनेगी, तभी आप सब्जी तैयार कर पाएंगे। जब तक आप उसके अंदर जाके ही नहीं देखेंगे, आपने पता तो है सब्जी ऐसे बनती है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं करके देखा, तो आप उस चीज को ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कैसे बनती, उसका स्वाद कैसा होता। आप लोगों को देखकर और भी अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हमारे पास आज यहीं पर मौजूद है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। स्पोर्ट्स में भी आज भी कई लड़कियां आगे आना चाहती है। आपको लगता है कि स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई है, सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल सर, अगर 2014 सोच में बदलाव आया स्पोर्ट्स में, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा सर, 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि सुविधाओं का अभाव इतना था कि बच्चे खुद के दम पे ही मेहनत करके, खुद के दम पे ही जो भी कुछ बनते थे, जहां तक पहुंचते थे, खुद के दम पे ही या परिवार के दम पे ही पहुंचते थे। लेकिन अगर 2014 के बाद की अगर मैं बात करूं, सुविधाओं में बहुत ज्यादा बदलाव आया। अगर दिन रात भी कहूंगी तो वो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं होगा। खेलो इंडिया का असर है?
खेलो इंडिया का सर, और दूसरा ये है कि टॉप स्कीम, आपने टारगेट ओलंपिक पोडियम एक स्कीम सुनी होगी, क्योंकि मैं उस स्कीम का हिस्सा रही हूं और इसलिए मुझे हर एक चीज के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी है। उसका फायदा इतना है सर कि अगर आप टॉप स्कीम के अंदर आते हैं, अच्छे ओलंपिक के लिए या कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, टॉप स्कीम के अंदर आपको वो ले लिया जाएगा, अच्छे खिलाड़ी का, क्योंकि वो टैलेंट देख के ही लिया जाएगा। उसके बाद अगर उस खिलाड़ी को कहीं भी ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई फिजियो की जरूरत है, कोई डॉक्टर की जरूरत है, कोई डाइटिशियन की जरूरत है, कोई कोचेज की रिकमेंडेशन है, जो भी कुछ उस खिलाड़ी को चाहिए वो हर चीज वो प्रोवाइड करवाती है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की हम बात करते हैं जी, देश में उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। और ये चीज इसलिए जरूरी थी क्योंकि एक जब खिलाड़ी जब देश के लिए मेडल लेके आता है, तो जिनका मैंने नाम लिया, चाहे फिजियो हो, चाहे डाइटिशियन हो, चाहे कोचेज हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, हर किसी का अहम रोल होता है। जितना डेडिकेशन एक खिलाड़ी का रहता है उतना ही डेडिकेशन ये स्पोर्टिंग स्टाफ का भी रहता है, और वो डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। वो डेडिकेशन उनके अंदर होगा, वो स्ट्रिक्ट रूल्स उनके लिए भी होंगे, उतना ही खिलाड़ी अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। मतलब किसी एक खिलाड़ी की सफलता में भी टीम वर्क का योगदान बहुत अहम है। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज, जैसे खेलो इंडिया आपने कहा, खेलो इंडिया भी इसलिए जरूरी था क्योंकि जब एक लेवल पे सीनियर खिलाड़ी पहुंच जाता है तो उसको कहीं ना कहीं सुविधाएं या स्पॉन्सर फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड से जब बच्चा निकलता है उसको उस टाइम सुविधाओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो अपना टैलेंट के माध्यम से सीनियर में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो वो खेलो इंडिया के माध्यम से सेम इसी टारगेट ओलंपिक पोडियम की तरह खेलो इंडिया स्टार्ट किया। उससे क्या है कि अपने देश में एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने को मिली। दूसरी, आपको हर वो सुविधा प्रोवाइड करवाएगी जिसके लिए एक एथलीट को जो जो सुविधाओं की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं और जगह जगह पे आजकल आप देख रहे हैं स्टेडियम भी बहुत खोल दिए हैं सरकार ने, और इंटरनेशनल के अंदर जो अपॉर्चुनिटी जो खिलाड़ियों को खेलने की दी जाती है या फिर ट्रेनिंग की दी जाती है, तो अब तो बहुत ज्यादा मतलब स्पोर्ट्स के अंदर। और दूसरी एक बात कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा दौर कोरोना का दौर था, उस टाइम पे उन खिलाड़ियों को मोटिवेशन देना, उन खिलाड़ियों के साथ कनेक्ट रहना कि कहीं कोई खिलाड़ी कहीं अपने आप को ऐसा महसूस ना करे कि हमारा स्पोर्ट्स पीछे छूट गया है, उनको मोटिवेशन देना, उनके घर वालों से बात करना, कहीं किसी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करके उन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। तो आज एक बात कहूं कि पहले लोग विदेश में जाते थे तो उनकी इच्छा होती थी कि हम वापस जाएंगे तो अपने देश के लिए तिरंगा झंडा लहरा के जाते हैं, तो देशवासी प्यार करेंगे। आज उसके साथ साथ खिलाड़ी ये भी सोचते हैं कि आज मेडल लेके जाएंगे या देश के लिए तिरंगा लहरा के जाएंगे तो हमें जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये वो बड़ी सोच बदली है कि खिलाड़ी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे बात करते हैं और हमारा मतलब हौसला बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की हम बात करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, क्या दबदबा बढ़ेगा भारत का? उस लेवल के खिलाड़ी हम तैयार कर पा रहे हैं अब? बिल्कुल दबदबा तो बढ़ेगा सर। जैसे एक चीज मैं बताऊंगी कि अगर क्योंकि अभी 2036 ओलंपिक की बात चल रही है कि हम अपने देश में लेने की, ऐसे टूर्नामेंट चाहे वो जैसे आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करी, तो वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन अपने देश में लेके आना भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स का, चाहे कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, जो भी गेम, वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन अगर हम यहाँ पे कराते हैं, एक तो चीज की स्पोर्ट्स के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो आने चाहते हैं जो खिलाड़ी, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो देखते हैं, वो सीखते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स में कुछ करना है। और दूसरी चीज ये है कि जो खिलाड़ी अभी जूनियर से सीनियर में आ रहे हैं या कैडेट से जूनियर में आ रहे हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, देख के उनको भी लगता है कि अच्छा ये ओलंपियन खिलाड़ी है, ये कैसे लड़ता है, वो कैसे रहता है, कैसे खाता है। जब वो आंखों के सामने देखता है तो वो उनको ये चीज लगती है कि हाँ ये सब चीज जो इतनी दूर से हम देख रहे हैं, नजदीक से देखने में वो बहुत मतलब नॉर्मल लगती है। तो उससे खिलाड़ियों का और हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है। और ऐसे टूर्नामेंट हमारे देश के अंदर होना बहुत जरूरी, खेलों को बढ़ावा देने के लिए और भी जरूरी है सर। खेलों की हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं। जब खेलों की बात होती है तो राजनीति की बात भी होती है। छोटा लेवल हो, बड़ा लेवल हो, कहीं ना कहीं राजनीति का जिक्र आता है।
राजनीतिक दखल कितना हावी है खेलों में, इसका कोई फायदा है या कोई नुकसान? देखिए, राजनीतिक दखल, क्योंकि राजनीति के बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेटफार्म या कोई भी स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी चीज चल पाएगी, क्योंकि उसका भी अहम रोल है। कहीं ना कहीं स्पोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। और दूसरी एक चीज मैं कहूंगी कि लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें और खेल को खेल की भावना से और खिलाड़ी ही रहने दें, तो वो एक अच्छा और बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है। क्योंकि खिलाड़ियों के अंदर कोई भी भेद भावना नहीं होती है। जब भी कोई खिलाड़ी जाता है, उसका नाम से पहले या तो उसका गांव पूछा जाता है, या फिर उसका स्टेट पूछा जाता है, या फिर उसका देश पूछा जाता है कि आप कौन से देश से हैं, आप कौन से स्टेट से हैं, आप कौन से गांव से हैं, आप कौन से उससे आते हैं। तो वहां पे उसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो उसके गांव, उसके स्टेट या उसके देश के नाम से होती है। तो ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वहां पे कोई भी किसी के साथ भेद भावना नहीं होती। इसलिए खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, ताकि लोग एंजॉय के साथ उसको खेल सकें। आपके साथ हुआ कभी ऐसा कोई बुरा अनुभव रहा, राजनीतिक अनुभव, या फिर कभी खेल के दौरान ऐसा कोई निराशाजनक मौका आया जब आपको लगा हो कि मैं कहीं चूक रही हूं? बिल्कुल सर। 2013 की मैं बात करूंगी कि 2013 में मैंने अर्जुन अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था। और उस टाइम में जिस लड़की को अर्जुन अवार्ड मिला था, वो लड़की कहीं भी पैरामीटर में मेरे सामने मैं अगर 10 हूं तो वो 1 या 2 पे थी। इतना फर्क था। और राजनीति की वजह से ही मुझे अर्जुन अवार्ड जाकर 2015 में मुझे मिला था। तब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज गलत हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि मुझे, क्योंकि उस टाइम एक्चुअल में मुझे जो खुशी जो अर्जुन अवार्ड की मिलनी चाहिए थी, वो खुशी मैं छोड़ चुकी थी पीछे। जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, वो खुशी मेरे उस टाइम ना दिल में थी ना आंखों में थी। अगर 2013 के अंदर मुझे वो अगर अर्जुन अवार्ड मिला होता तो वो खुशी ही कुछ और होती। लेकिन मुझे, वो कहते हैं ना कि देर सही, लेकिन मुझे मिला तो मुझे उस चीज की खुशी है कि जो सम्मान मेरे भारत देश ने मुझे दिया है। क्योंकि अर्जुन अवार्ड मैंने पाया है, लेकिन ये देशवासियों का दिया हुआ सम्मान है। ये देशवासियों और मेरे देश का दिया हुआ प्यार है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। खिलाड़ियों की उम्मीद होती है कि सही समय पर सही उपलब्धि के लिए सही अवार्ड मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो अगर नहीं होता है तो खिलाड़ी का दिल टूटता है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर वो अवार्ड मुझे 2013 में मिला होता तो उसका रिजल्ट भी कुछ और ही होता। इसलिए सही समय पर सही खिलाड़ी को आज मैं देखती हूं तो वास्तव में पारदर्शिता के साथ मैं कह सकती हूं कि चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे वो कोई भी अवार्ड हो, वो जो खिलाड़ी या फिर जो सम्मानित व्यक्ति उसका हकदार है, आज उसी को मिलता है। तो भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और मंच पर थी बबीता फोगाट और कार्यक्रम है नारायणी नमः, जिसकी तस्वीरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर